Good morning, friends. Today I am going to present some important facts about history of Uttarakhand. फ्रेंड्स, मैं उत्तराखंड की हिस्ट्री से संबंधित इतिहास से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य प्रेजेंट करूंगा। इतिहास सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि फ्रेंड्स इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास हिस्ट्री यानी कि ऐसा ही हुआ था, इस संस्कृत का शब्द है इतिहास, ऐसा ही हुआ था। और इतिहास उस कालखंड को हम कहेंगे जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिसके साक्ष्य हमें लिखित मिले हैं और जो हमसे पढ़ा नहीं गया है वो आद्य इतिहास कहलाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाएगा जिसके साक्ष्य हमें मिले तो हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन वो पढ़ा नहीं गया है। जैसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, इसके साक्ष्य हमें लिखित में मिले हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आए, पढ़े नहीं गए हैं। और इससे पूर्व काल होगा प्रागैतिहासिक काल, जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक यानी कि इतिहास से पूर्व का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐतिहासिक काल क्या हो गया, जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और हमसे पढ़े भी गए हैं। तो अब यहाँ पर बात हो रही है उत्तराखंड के इतिहास की। ठीक है फ्रेंड्स, इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत क्या है फ्रेंड्स उत्तराखंड के इतिहास को जानने का? एक है पुरातात्विक, तो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स साहित्यिक। ये अब अगर प्रश्न आता है कि भाई उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, तो पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक अर्थात जो उनके द्वारा प्रयोग किए गए निवास हैं, वस्तुएं हैं और भवन आदि हैं, इस प्रकार की जो भी चीजें आ जाएंगी पुरातात्विक में आ जाएंगी, यानी कि जिनका भौतिक अवशेष हमें मिला है, प्रयोग की गई हुई जो भी वस्तुएं हैं, चीजें हैं या मकान आदि जो भी हैं, भवन आदि, तो उनके भौतिक अवशेष हमें मिले हैं। और साहित्यिक स्रोत में जो लिखित जो साक्ष्य मिलता है, वो पुस्तकें हो गई और जो वृत्तांत हो गए यात्रियों के, वो आएंगे साहित्यिक स्रोत। तो सबसे प्राचीन जो उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स, वो मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मिलता है फ्रेंड्स, जिसमें उत्तराखंड को क्या कहा गया है, देवभूमि। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे प्राचीन साक्ष्य तो ये यहाँ पर से एक प्रश्न निकल के आता है कि भाई उत्तराखंड का प्राचीनतम साक्ष्य किस में मिला है, तो वो मिला है ऋग्वेद में। किस नाम से? देवभूमि नाम से फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स पुराणों में हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं, बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ, पुराण बौद्ध ग्रंथ में भी इसके साक्ष्य में मिलते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं फ्रेंड्स। ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें से उत्तराखंड क्षेत्र को उत्तर कुरुक्षेत्र कहा गया है। उत्तर कुरुक्षेत्र, उत्तर कुरुक्षेत्र किसमें कहा गया फ्रेंड्स? ऐत्रेय ब्राह्मण। ये ब्राह्मण क्या है, पुराण क्या है और वेद आदि क्या है, ये अगले वीडियो में आपको मैं स्पष्ट करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्राचीनतम साक्ष्य उत्तराखंड का किसमें मिला है? ऋग्वेद में, और उत्तर कुरु नाम से मिला है। तो फ्रेंड्स ऐत्रेय ब्राह्मण में इसे उत्तर कुरुक्षेत्र कहा गया है। पुराणों में खसमंडल, ब्रह्मकुंड उत्तराखंड कहा गया है। और पुराणों में क्या कहा गया बेटा फ्रेंड्स? खसमंडल
ब्रह्मकुंड और उत्तराखंड। पुराणों में खसमंडल और उत्तराखंड कहा गया है। और ब्रह्मकुंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुराणों में से तो उत्तराखंड किस में कहा गया है फ्रेंड्स? पुराणों में। पुराणों में क्या कहा गया है फ्रेंड्स उत्तराखंड को? खसमंडल, खसमंडल, उत्तराखंड, उत्तराखंड एंड ब्रह्मकुंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुराणों में जो खसमंडल और उत्तराखंड किसमें कहा गया है? तो पुराणों में कहा गया है। और सर्वाधिक विस्तृत वर्णन किस पुराण में मिलता है फ्रेंड्स? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में सर्वाधिक विस्तृत वर्णन उत्तराखंड का मिलता है, स्कंद पुराण में। और इस स्कंद पुराण में फ्रेंड्स कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है, गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है आपका केदारखंड, केदारखंड, और कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है मानसखंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस पुराण में कहा गया है? तो फ्रेंड्स मानसखंड स्कंद पुराण में, और मानसखंड कहा गया कुमाऊं क्षेत्र को, और केदारखंड कहा गया है गढ़वाल क्षेत्र को। सर्वाधिक विस्तृत वर्णन उत्तराखंड का मिलता है स्कंद पुराण। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है कि किस पुराण में सर्वाधिक विस्तृत वर्णन उत्तराखंड का मिलता है? तो है स्कंद पुराण। केदारखंड, मानसखंड और अन्य नाम है उत्तराखंड में पुराणों में खसमंडल और ब्रह्मकुंड और उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स महाभारत से भी उत्तराखंड का हमें उल्लेख मिलता है, उत्तराखंड के विषय में हमें जानकारी मिलती है। महाभारत और अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी मुख्य रूप से फ्रेंड्स व्याकरण की पुस्तक थी, अष्टाध्यायी पाणिनि की। इससे भी मतलब उत्तराखंड की जानकारी मिलती है, और महाभारत से भी हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। तो इन पुस्तकों में क्या लिखा है फ्रेंड्स? कोल और किरातों का यहाँ शासन था। खसमंडल बनने से पूर्व उत्तराखंड में जो खसमंडल उल्लेखित किया गया है उत्तराखंड के विषय में, तो उससे पूर्व यहाँ किसका शासन था? कोल, कोल और किरातों का। कोल और किरातों का दोनों के से आ रहे हैं फ्रेंड्स, के करके हम इसे मेमोराइज कर सकते हैं। कोल और किरातों का शासन था, किससे पता चलता है? महाभारत, MKKP। ठीक है फ्रेंड्स, कोल और किरातों का शासन था, ये किससे पता चलता है? M फॉर महाभारत, P फॉर पाणिनि के अष्टाध्यायी से, पाणिनि के अष्टाध्यायी से, K फॉर की किरात, P फॉर कोल, MKKP। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स खसु के समय MKKP, PA भी कर सकते हैं आप इसे, MKKPA। ये वर्ड आपने मेमोराइज करना है फ्रेंड्स, MKKP। तो इससे आपको क्या मेमोराइज करने में सहायता मिलेगी फ्रेंड्स? कि जो कोल और किरातों का शासन था, कोल एवं किरातों का ये इस क्षेत्र में शासन था, किससे हमें जानकारी मिलती है? महाभारत
और पानी के अष्टाध्यायी से, क्योंकि स्कंद पुराण खस देश बनने से पूर्व, खस देश बनने से पूर्व, ठीक है, उत्तराखंड के खस देश बनने से पूर्व, खसों का देश बनने से पूर्व किसका शासन था? कुल्लू का और किरातों का। किससे हमें पता चल रहा है? MKKP यानी कि महाभारत से और पानी के अष्टाध्यायी से, ठीक है फ्रेंड्स। ये वर्ड से आप और किरात के विषय में आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी। और खसों के समय में एक और यहाँ को प्रेक्षक भी तथ्य हो रहे हैं, बौद्धों का सर्वाधिक प्रचार प्रसार एवं विस्तार हुआ, बौद्ध विस्तार हुआ इससे, बौद्ध धर्म का, ठीक है। खसों के समय बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। बौद्ध धर्म का विस्तार किसके समय हुआ था फ्रेंड्स? खसों के समय। KBD खसों के समय बौद्ध धर्म उत्तराखंड में, ठीक है। इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हैं। और हिमवंत इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? बहुत फ्रेंड्स, हिमवंत, हिमवंत इस क्षेत्र को कहा जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेख भी यहाँ मिले हैं और अन्य जानकारी भी अन्य ग्रंथों से इस क्षेत्र के विषय में मिली है, जो मैं आगे की वीडियोज में एक नियमित क्रम से आपको प्रेजेंट करता रहूँगा। और इससे पूर्व जो मैंने आपको फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था विनियोग विधेयक, ठीक है फ्रेंड्स, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक बताया था जो संविधान के संबंध में जो परीक्षा उपयोगी तथ्य होते हैं उससे संबंधित था। और आज मेरे द्वारा आपको बताया गया कि उत्तराखंड के इतिहास के विषय में प्रारंभ से कि इतिहास क्या है, क्या क्या इसके स्रोत हैं, और अन्य भी इसी क्रम में मैं आपको इसकी जानकारी देते रहूँगा एक सिस्टमेटिक वे में। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा इसको डिवाइड कर लेते हैं। विनियोग विधेयक जो कल मैंने आपको बताया था, विनियोग विधेयक क्या था फ्रेंड्स? 114 में अनुच्छेद 114 में इसका उल्लेख किया गया संविधान के, ठीक है। और इसके विनियोग विधेयक को पास किए बिना हम धन की निकासी हम किससे नहीं कर सकते हैं? संचित निधि से। जो भारत सरकार की संपूर्ण आय है फ्रेंड्स वो किस में जाती है? कंसोलिडेटेड फंड्स में, संचित निधि में, संचित निधि, ठीक है फ्रेंड्स। और संचित निधि का उल्लेख किस में होता है? अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसके दो वन पार्ट लोक लेखा पब्लिक अकाउंट भी 2662 में है, ठीक है। तो संपूर्ण न्याय आप इसको भारत सरकार का खजाना आप इसे कह सकते हैं। तो भारत सरकार खजाना क्या है? 266 और 267 है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 267 है, यह है आकस्मिक निधि है जो कार्यपालिका के हाथ में होती है, ठीक है, 267। लेकिन जो हमारे समस्त कर आदि समस्त आय जो किसमें जाती है फ्रेंड्स? संचित निधि में। भविष्य निधि आदि जो खर्चे जो आदि आय जो संबंधित जो हमारा पैसा जाता है वो जाता है लोक लेखा में, भविष्य निधि आदि संबंधित। लेकिन जो हमारे जो समस्त और अन्य आय हैं, जो प्रमुख आय है, यानी कि जो समस्त आय हम कह सकते हैं वो 266 में भारत के संचित निधि में जाता है। तो इससे जो हमने देखा था कि हमने अपना सर्वप्रथम हमने 112 के तहत भाग 12 और 112 के तहत हमने अपना बजट प्रस्तुत किया। भाई इन क्षेत्रों में हमने खर्चा करना, इन क्षेत्रों में हमारी आय होगी। और उसके बाद 113 में हमने क्या किया कि हमने डिमांड एंड ग्रांट कि भाई सड़क बनाने के लिए इतना पैसा चाहिए, शिक्षा के संबंध में हमें इतना पैसा चाहिए, और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए हमें इतना पैसा चाहिए, ये दिए और हमने संसद के सामने उनको प्रेजेंट किया, ठीक है फ्रेंड्स। संसद के सामने हमने उन्हें प्रेजेंट किया।
तो 113 के सामने हमने अपनी मान 112 में तो हमारा क्या था, केवल भाषण थे कि भाई ये है, हमने सड़क बनानी है, हमने रोड बनानी है, ये और हम ये इस सेक्टर से इतना, सर्विस टैक्स, ये जीएसटी से हमने इतनी आय करनी है, और अपने रेलवे से हमने इतनी आय करनी है, और एक अनुमानित वित्तीय विवरण जो दिया गया था 112 में। और बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, भी परीक्षकों की तरफ से केवल वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है 112 में, संविधान के 112 में, ठीक है, अनुच्छेद 112 में। और 113 में जो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि अनुदान एंड मांगे हैं, मांग इसमें आ जाएगी, ठीक है। 112 में हमने भाषण दिया, 113 में हमने कहा कि भाई हमें शिक्षा के लिए इतना व्यय चाहिए, स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए इतना व्यय चाहिए, सड़क में बनाने के लिए इतना व्यय चाहिए, वो हमने प्रेजेंट की 113 में। डिमांड एंड ग्रांट हो गए। और 114 में डिमांड एंड ग्रांट के बाद क्या आता है, पास होने के बाद जो संचित पैसा निकालने की जो बात आती है संचित निधि से, ठीक है, आपको इस चीज के लिए अब निकालना जो आएगा पैसा संचित निधि से, वो आएगा 114 में, यानी विनियोग विधेयक, ठीक है फ्रेंड्स। विनियोग का अर्थ होता है फ्रेंड्स किसी भी धन का प्रयोग, धन को इस उद्देश्य से निकालना की आय हो सके, उसे विनियोग कहा जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल हुआ है 114 में। तो आशा करता हूँ कि आपको जो उत्तराखंड से संबंधित आज मेरे द्वारा जानकारी दी गई, इतिहास से संबंधित, वो समझ में आई होगी और आप उसे आसानी से मेमोराइज करवाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बार बार मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे को इसी क्रम में बढ़ते हुए मैं सभी तथ्य, सभी परीक्षा तथ्य आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।